हाय, वेलकम टू चार्टर्ड विजडम। जीएसटी सीखने की सीरीज का लेक्चर नंबर 22 है। इस सीरीज में जीएसटी के हर टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन आज से हम शुरू कर रहे हैं रिटर्न फाइलिंग। और इस वीडियो लेक्चर में हम जीएसटीआर 3B जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिटर्न है उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी अपडेट दे दूं, अगर आप जीएसटी वाकई में सीखना चाहते हैं, डिटेल में सीखना चाहते हैं और 499 रुपये सिर्फ 499 अफोर्ड करते हैं, तो आपको इस 6 मंथ के एडवांस जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स में रजिस्टर करना चाहिए। क्या बेनिफिट आपको मिलेगा? देखिए, डिटेल्ड लेक्चर्स तो आपको इस सीरीज में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे ही, लेकिन उसके अलावा 6 मंथ तक हर संडे के दिन आपको लाइव क्लास में जुड़ने का मौका मिलेगा, जिसमें आप लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपके कोई भी जीएसटी से रिलेटेड क्वेरी होगी, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो कॉल के जरिए। और उसके साथ साथ आपको पढ़ने के लिए मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं। लाइव क्लास के दौरान हम केसेस डिस्कस करते हैं, तो आपको केस लॉ मटेरियल मिलेगा और जीएसटी के अंदर कोई भी नई अपडेट आती है वो आपको सीखने को मिलती है। और 6 महीने के बाद जब आप जीएसटी सीख लेंगे, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं एक ऑनलाइन एग्जाम के लिए, जिसे आप अपने घर से दे सकते हैं। और एग्जाम पास करने के बाद आपको मिलेगा ये सर्टिफिकेट, और ये सब की फीस है सिर्फ 499 रुपये। रजिस्टर कैसे करना है? तो ये फॉर्म है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप ईमेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी होगी, आप पेमेंट करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे दे रखी है। आप इसी नंबर पर फोन पे, गूगल पे या पेटीएम कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको बस बेसिक डिटेल्स अपने इस फॉर्म के अंदर प्रोवाइड करनी है। तो अब देखते हैं हम जीएसटीआर 3B कैसे फाइल करेंगे। तो सबसे पहले जीएसटीआर 3B को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। तो अभी हम प्रिपेयर ऑनलाइन वाला तरीका देखेंगे। प्रिपेयर ऑफलाइन भी सेम इसी की तरह है, लेकिन उसमें हम ये जो कैलकुलेशन हम ऑनलाइन करेंगे वो हम एक एक्सेल शीट में करते हैं, फिर जैसे हम अपलोड कर देते हैं। तो दोनों ही केस में जो कैलकुलेशन होगी, जो तरीका होगा वो सेम रहेगा। अब यहाँ पर ड्यू डेट भी दे रखी है, तो पहले हम फाइलिंग सीख लेते हैं, कैसे फाइल करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कितनी ड्यू डेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और कितनी लेट फी है वो इस वीडियो के एंड में हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्लिक करना है जीएसटीआर 3B के ऊपर, या फिर हम प्रिपेयर ऑनलाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे सामने एक क्वेश्चनायर आ जाएगा कि कौन कौन से सिचुएशंस हमारे लिए एप्लीकेबल है। अगर देखिए, जीएसटीआर 3B हर महीने फाइल होती है। कोई भी नॉर्मल टैक्स पेयर है, कंपोजिशन वालों के लिए रिटर्न नहीं है, जो भी नॉर्मल टैक्स पेयर है उसे जीएसटीआर 3B हर महीने फाइल करनी है, चाहे उस महीने में उसने कोई ट्रांजैक्शन करी हो जीएसटी से रिलेटेड या ना करी हो, फिर भी ये रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। तो सबसे पहले ये यही पूछता है, क्या आपके नील रिटर्न है, यानी कि आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी है, तो ही आप यस करेंगे, अदरवाइज हम इसे नो सिलेक्ट करेंगे। और जो जो टेबल्स आपके लिए अप्लाई होंगे हमें वो सब सिलेक्ट करने हैं। लेकिन क्योंकि हम आज फाइलिंग सीख रहे हैं तो मैं सारे टेबल्स सिलेक्ट कर रहा हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगा किस टेबल में हमें कौन सी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, और आप फिर उसके हिसाब से अपने टेबल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है टेबल 3.1, हम इसे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक समरी देनी है। देखिए, जब भी हम 3B फाइल करने जाएंगे तो 3B फाइल करने से पहले हमें अपनी फाइनल कैलकुलेशन कर लेनी है, क्योंकि 3B के अंदर कुछ भी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं होती है। यहाँ पर पहले हमें अपनी कैलकुलेशन करनी है और फिर उसका टोटल हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना होता है। तो टेबल 3.1 बात करता है आउटवर्ड सप्लाईज के बारे में, और ऐसी इनवर्ड सप्लाईज, यानी कि ऐसी सप्लाई जो हमने रिसीव करी है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है। बाकी जो परचेज है हमारी वो यहाँ पर नहीं आएगी, सिर्फ रिवर्स चार्ज वाले की बात यहाँ पर इस टेबल के अंदर करी गई है। तो सबसे पहले टेबल 3.1 का रो नंबर 1, या मैं कहूँ ए पॉइंट, जिसमें कहा गया आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। अब आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई में क्या क्या आएगा? देखिए, जो भी हमने सप्लाई करी है वो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई है, यानी कि हमने सेल करी है, कुछ भी किसी को सप्लाई किया है। लेकिन अगर इसमें कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई है,
चाहे वो निल रेटेड हो, चाहे वो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट नोटिफाई करा है, चाहे वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है जो जीएसटी के दायरे से बाहर है, या फिर वो जीरो रेटेड है यानी कि अगर एक्सपोर्ट है तो भी हमें इस वाले बॉक्स के अंदर उसे मेंशन नहीं करना है। तो जो पॉइंट नंबर ए है उसके अंदर हमारी जो आउटवर्ड सप्लाई है वो है। तो आएगा क्या इसके अंदर, बेसिकली जो भी आपके सेल्स इनवॉइसेस हैं उसमें टैक्सेबल वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। पूरे महीने में आपने जितने भी डेबिट नोट्स बनाए हैं उसका भी टोटल आप यहाँ पर डाल देंगे। तो डेबिट नोट की जो टैक्सेबल वैल्यू होगी वो भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे। अब डेबिट नोट, क्रेडिट नोट ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो डेबिट नोट यानी कि वो डेबिट नोट डालना है जो सप्लायर ने इशू किया है। रिसिपिएंट ने जो परचेज रिटर्न में डेबिट नोट इशू किया है वो यहां पर हम मेंशन नहीं करेंगे। सप्लायर ने जब डेबिट नोट इशू किया, कब इशू करता है सप्लायर डेबिट नोट? सप्लायर डेबिट नोट तब इशू करता है जब किसी भी वजह से इनवॉइस की जो उसमें टैक्स वैल्यू बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल हमने गलती से पहले कम टैक्स रेट चार्ज कर दिया था बट टैक्स रेट ज्यादा होना चाहिए था। अब कस्टमर से हम जो एक्स्ट्रा अमाउंट लेंगे टैक्स का वो डेबिट नोट के थ्रू हम लेंगे क्योंकि ओरिजिनल इनवॉइस हम ऑलरेडी इशू कर चुके हैं। या फिर जब हमने इनवॉइस इशू किया था उस समय किसी आइटम का अमाउंट हमने कम मेंशन कर दिया था बट वो हमारे हिसाब से अमाउंट ज्यादा होना चाहिए था। तो अब कस्टमर से जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए जब उससे पैसा लेंगे तो हम डेबिट नोट इशू करेंगे। तो जो भी हमारे नॉर्मल सेल्स इनवॉइस हैं उसकी टैक्सेबल वैल्यू पूरे मंथ में, प्लस जो जितने भी हमने डेबिट नोट एज अ सप्लायर इशू किए हैं वो हम ऐड कर देंगे, माइनस जितने भी हमने क्रेडिट नोट इशू किए हैं एज अ सप्लायर नॉट एज अ बायर। यानी कि रिसिपिएंट को जो क्रेडिट नोट मिले हैं वो यहां पर नहीं आएंगे, सप्लायर ने जो क्रेडिट नोट इशू किए हैं। सप्लायर क्रेडिट नोट क्यों इशू करता है भाई? जब कस्टमर को उसने कोई आइटम सेल किया और कस्टमर ने फिर उसको रिटर्न कर दिया, मान लेते हैं लास्ट मंथ पिछले महीने हमने कोई आइटम सेल किया था और तो पिछले महीने हमने वहां पर ऐड किया होगा लेकिन कस्टमर ने अब उसे रिटर्न कर दिया तो फिर हम यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। या फिर अगर इसी मंथ रिटर्न आया है तो हमने सेल्स इनवॉइस में उसे मेंशन किया होगा तो वो ऐड हो गया, डेबिट नोट ऐड हो गया, फिर उसी इनवॉइस को हमने रिटर्न कर दिया यानी कि कैंसिल कर दिया, सेल्स रिटर्न आ गया, कस्टमर ने आइटम रिटर्न कर दिया तो फिर हम उसे क्रेडिट नोट के जरिए माइनस कर देंगे। तो क्रेडिट नोट की जो टैक्सेबल वैल्यू होगी वो माइनस हो जाएगी। प्लस इसमें एक चीज और ऐड होगी, अगर आप सर्विस सप्लाई करते हैं और सर्विस सप्लाई के लिए आपको एडवांस पेमेंट रिसीव हुई है, देखिए गुड्स के केस में एडवांस के ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होता, लेकिन अगर आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी है और एडवांस में आपको सर्विस रिसीव हुई है तो आपको रिसीट वाउचर जनरेट करना पड़ता है। अभी आपने सर्विस सप्लाई नहीं करी है, अभी आपने इनवॉइस इशू नहीं किया है, लेकिन आपको रिसीट वाउचर इशू करना पड़ेगा अगर आपको एडवांस पेमेंट मिलती है। और सर्विसेज के केस में उस एडवांस पेमेंट को आप यहां पर इंक्लूड करेंगे टोटल टैक्सेबल वैल्यू पे, क्योंकि उसके ऊपर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो टैक्सेबल वैल्यू में, टोटल टैक्सेबल वैल्यू में चार चीजें आएंगी, जितने भी सेल्स इनवॉइस है उनकी टैक्सेबल वैल्यू, प्लस जितने भी डेबिट नोट इशू किए हैं उसके टैक्सेबल वैल्यू, माइनस जितने भी क्रेडिट नोट्स एज अ सप्लायर इशू किए हैं उसकी टैक्सेबल वैल्यू, प्लस जो भी सर्विसेज के ऊपर एडवांस पेमेंट मिला है उसकी टैक्सेबल वैल्यू। उसके हिसाब से फिर आप जो टैक्स अमाउंट है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ये हम पुराने वाले वीडियोस में सीख चुके हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट होता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई जानने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी अप्लाई होगा। तो ये सारी कैलकुलेशन 3B फाइल करने से पहले आपको खुद करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको बाइफर्केशन नहीं देना है कि इतना क्रेडिट नोट था, इतना आपको सिर्फ टोटल अमाउंट बतानी है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे होता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप यहां पर फर्स्ट रो में सारी डिटेल्स मेंशन कर देंगे, अब ये भी हो सकता है कि मान लेते हैं आपने इसमें कोई गलती कर दी, पॉसिबल है क्योंकि आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे दे रहे हैं, कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन तो हो नहीं रही है। तो यहां पर जो आप गलती करेंगे तो
तो बेसिकली इसे क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा जो आप GSTR1 फाइल करते हैं, और GSTR1 के डेटा से इसे क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। अगर GSTR1 में आपने ज्यादा सेल दिखाई है और यहाँ पर आपने कम अमाउंट दिखाई है, कम टैक्स पे किया है, तो जो भी डिफरेंस है, जितना आपने कम टैक्स पे किया है, उसे आपको फिर से पे करना पड़ेगा। लेकिन कैसे पे करेंगे, क्योंकि ये मंथ की 3B तो फाइल हो गई, तो जो भी करंट मंथ की आप, क्योंकि 3B को आप रिवाइज नहीं कर सकते, आप बैक डेट पे GSTR 3B में चेंजेस नहीं कर सकते, तो जो भी करंट आपकी 3B फाइल हो रही होगी उस टाइम पे, आप उसके अंदर एडिशनल टैक्स आप पे करेंगे। तो इसके अंदर कुछ पुराना आपका पेंडिंग है, आप वो भी ऐड करेंगे और उसे यहाँ पर आप टैक्स पे कर देंगे। साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हमने कहा था कि यहाँ पर जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड नहीं करोगे। जीरो रेटेड का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट, चाहे वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो, चाहे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो, या फिर डीम्ड एक्सपोर्ट हो, यानी कि एक्चुअल में एक्सपोर्ट नहीं है लेकिन उसे एक्सपोर्ट माना जाता है। कब माना जाता है, जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप कोई आइटम सप्लाई करते हो, आप एक नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो और आप किसी ऐसे पर्सन को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर उसका बिजनेस है, तो ऐसे में हम इसे डीम्ड एक्सपोर्ट मानते हैं। अभी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर हम डिटेल्ड वीडियो लेके आने वाले हैं, तो उसमें एक्सपोर्ट का हम पूरा तरीका सीखेंगे। तो यहाँ पर आपने जितना भी एक्सपोर्ट किया है वो आप टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ लिखेंगे। अब एक्सपोर्ट क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई होती है, वहां पर IGST अप्लाई होता है। अगर IGST आपके लिए पेएबल है तो आप यहां पर मेंशन करेंगे। अब IGST कब पेएबल है कब नहीं है, वो एक्सपोर्ट वाली वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारी निल रेटेड और एग्जेम्प्ट सप्लाईज। हालांकि यहां पर नॉन GST सप्लाईज को अलग से दिखाया गया है, लेकिन नॉन GST सप्लाईज भी हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर आती हैं। तो बेसिकली आप निल रेटेड में जिनका टैक्स रेट 0% है और जो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट नोटिफाई करी है, आप उन्हें यहां मेंशन कर देंगे। और ई पॉइंट है यहाँ पर, अगर कोई नॉन टैक्सेबल है, जैसे आपका रेस्टोरेंट है और बार भी है, तो रेस्टोरेंट वाली सप्लाई आपकी टैक्सेबल सप्लाई है तो आप यहाँ मेंशन करोगे। लेकिन जो आप अल्कोहल प्रोवाइड कर रहे हो फॉर कंजप्शन, ह्यूमन कंजप्शन के लिए, वो नॉन GST सप्लाई है, तो आप ये पॉइंट नंबर ई में मेंशन करेंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर डी की। ये बात करता है कि भाई अगर रिवर्स चार्ज आपके केस में एप्लीकेबल है और रिवर्स चार्ज के ऊपर आपको GST पे करना पड़ता है। रिवर्स चार्ज कब अप्लाई होता है, सेक्शन 9(3) और 9(4) के अंदर, वो हम ऑलरेडी अपनी पुराने इसी सीरीज में हम कर चुके हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो वो हमें पे करना पड़ेगा। मान लेते हैं आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस ली है, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की जो आपने सर्विस ली है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, उसकी टैक्सेबल वैल्यू और उसके ऊपर कितना GST लगेगा। CGST, SGST, IGST जो भी आपके केस में होगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपको कंफर्म करना होता है, और कंफर्म करने के बाद आपका डेटा आपको सेव करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अदरवाइज वो डेटा जब तक आप सेव नहीं करेंगे वो सेव नहीं होगा। तो ये था टेबल 3.1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमारी टैक्स लायबिलिटी डिसाइड होती है। अब आता है टेबल 3.2। 3.2 वो टेबल है जिसकी डिटेल्स हम ऑलरेडी 3.1 में दे चुके हैं, लेकिन यहां पर हम उसका बाइफर्केशन दे रहे हैं। तो 3.2 में आप वो सप्लाईज मेंशन करोगे अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करा है जो आपकी स्टेट के बाहर है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं, तो दिल्ली के बाहर किसी भी स्टेट में अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को मैंने सप्लाई किया है तो उसकी डिटेल्स मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इनवॉइस वाइज नहीं देनी, मुझे स्टेट वाइज बताना है कि मैंने जम्मू कश्मीर में कितना टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई किया। यानी कि मान लो मेरी 10 इनवॉइस है, तो 10 इनवॉइस का टैक्सेबल वैल्यू का टोटल मुझे यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, और उस पर जो भी GST का अमाउंट होगा, IGST का अमाउंट होगा, वो मेंशन करना पड़ेगा। उसी तरीके से हर स्टेट वाइज अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो हमने आइटम प्रोवाइड करे वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। अगर कोई कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, यानी कि जो हमारा रिसिपिएंट है वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है और उसको हमने अगर
प्रोवाइड किया है तो उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी स्टेट वाइज। लेकिन कई बार हम ये इतनी आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि भाई हमारा जो रिसिपिएंट है वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है या नहीं है। तो अगर हम मान लो यहाँ पर उसे मेंशन नहीं भी करते हैं तो भी हमारे टैक्स लायबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब हम GSTR 1 में फाइल करेंगे तो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा। यह सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है। लेकिन अगर हमने किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई किया है जो GST के ना UIN होल्डर है, यानी कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई एम्बेसी है या यूनाइटेड नेशंस की कोई बॉडी है, तो उनको UIN अलॉट होता है। किसी भी एम्बेसी को हम कोई सप्लाई करेंगे तो उसे हम UIN अलॉट होता है। और जिस भी स्टेट में होगा तो जनरली एम्बेसीज तो ज़्यादातर दिल्ली में ही है, और अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिस भी स्टेट में लोकेटेड है आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो आपको मेक श्योर ये करना है कि आप यहाँ पर जितना भी आप आइटम्स यानी कि जो जितनी भी आप अमाउंट लेके, यहाँ का जो IGST होगा वो इस IGST से एक्सीड ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि टेबल 3.1 के अंदर सारी डिटेल्स आ जाएंगी। जो 3.2 के अंदर है वो भी 3.1 के अंदर आएगी। 3.2 में हम सिर्फ उसे अलग अलग रिपोर्ट कर रहे हैं। तो 3.1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर है टेबल नंबर 4 जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर बात करता है। बहुत सारे आपको यहाँ पर बॉक्स मिलेंगे, हमें कहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है वो हम देखते हैं। अगर आपने गुड्स को इंपोर्ट किया है तो आपने IGST पे किया होगा और साथ में कस्टम ड्यूटी भी पे करी होगी, तो सिर्फ IGST का क्रेडिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी है तो उसके ऊपर जो IGST आपने पे किया है वो आप यहाँ पर एज अ क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। अभी हमने 3.1 में देखा था रिवर्स चार्ज का केस। भाई रिवर्स चार्ज के ऊपर हमने वहां पर टैक्स पे किया, वहां पर हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अराइज हुई और यहाँ पर हम उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। क्या सेम मंथ में क्लेम कर सकते हैं? हाँ, आप सेम मंथ में क्लेम कर सकते हैं। तो मान लो इसी महीने में 3.1 में अपना रिवर्स चार्ज के अंदर भी लायबिलिटी दिखा रहा हूँ और ITC भी क्लेम कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मेरी लायबिलिटी कुछ है नहीं, मेरा जो आउटपुट टैक्स है वो इनपुट में ट्रांसफर हो रहा है, दैट्स इट। तो अल्टीमेटली ये ट्रांजैक्शन जीरो हो रही है, तो वो सेम मंथ में मैं यहाँ पर क्लेम कर सकता हूँ। अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से हमें अगर इनपुट मिला है, अब ISD क्या होता है, कैसे इनपुट डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं सेक्शन 20 के अंदर, हमने वीडियो भी बनाई है इसी सीरीज में, तो आप उसे देख सकते हैं। और ऑल अदर ITC, तो नॉर्मल टैक्स पेयर आमतौर पे जितना भी हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, अगर इंपोर्ट को छोड़ दें, रिवर्स चार्ज को छोड़ दें और ISD को छोड़ दें, तो वो इस ऑल अदर ITC वाले रो के अंदर ही आता है। तो IGST वाले में IGST का जो भी आपका ITC रहेगा आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान में ये रखनी है कि जितना भी ITC आप क्लेम कर रहे हैं, आपको पहले ये देखना है क्या आप वो क्लेम कर सकते हैं, कहीं वो ब्लॉक तो नहीं है। अगर वो ITC ब्लॉक है, सेक्शन 17(5) हमने ऑलरेडी कवर किया है, जैसे मोटर व्हीकल के ऊपर आप ITC क्लेम नहीं कर सकते अनलेस कुछ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ना हो जो उसमें दे रखा है, और भी बहुत सारे केसेस हैं। अगर आपका ITC ब्लॉक है तो आप इस D वाले कॉलम के अंदर, आप D वाले टेबल के अंदर आप उसे मेंशन करेंगे कितना IGST आपका ब्लॉक है, CGST SGST एज पर सेक्शन 17(5), और 17(5) के अलावा कहीं आपका ब्लॉक है। मान लो आपने कोई बिजनेस के नाम पे परचेज किया लेकिन आपकी पर्सनल कंजप्शन के लिए है, आप रेस्टोरेंट में गए खाना खाने लेकिन बिजनेस के नाम पे आपने बिल पे किया, तो वहां पर हालांकि वो ITC बिजनेस के नाम पे है लेकिन वो मिलेगा नहीं क्लेम, क्योंकि वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए है। तो वो अदर्स वाली कैटेगरी के अंदर आप इनएलिजिबल ITC में मेंशन कर सकते हैं। अब ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग इसे मेंशन नहीं करते हैं, ये मेंशन करना मैंडेटरी है कितना ITC आपका इनएलिजिबल है। उसके बाद ITC रिवर्सल के ऊपर आते हैं। एज पर 42 43 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने पुराने लेक्चर्स के अंदर ITC वाले रूल्स में, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि भाई अगर कोई पर्सनल कंजप्शन के लिए, यानी कि पर्सनल और बिजनेस दोनों पर्पस के लिए कोई बिजनेस के गुड्स का या फिर कैपिटल एसेट का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसमें कितना ITC डिसअलाउ होगा, तो उसे हम रिवर्स कर देंगे। वो हमने कैलकुलेशन फॉर्मूले के साथ देखी थी एग्जाम्पल के साथ।
और बाकी अदर्स वाले केस में कौन सा आईटीसी रिवर्स होगा? मान लेते हैं अब रिसिपिएंट है, आपने कोई सामान खरीदा था, फिर आपने उसको रिटर्न कर दिया, तो सप्लायर ने आपको क्रेडिट नोट इशू किया होगा। सप्लायर ने अपनी 3.1 के टेबल में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से माइनस किया था, लेकिन क्योंकि आपने उसको रिटर्न कर दिया है, तो आपने क्योंकि उसे रिटर्न कर दिया है तो आप यहाँ पर उसे आईटीसी रिवर्सल के अंदर शो करेंगे और ये रिसिपिएंट की टैक्स लायबिलिटी में अराइज हो जाएगा, क्योंकि रिसिपिएंट ने जब सामान खरीदा था तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ये पॉइंट नंबर 5 में क्लेम किया होगा, लेकिन अब क्योंकि वो रिटर्न कर दिया तो क्रेडिट नोट सप्लायर ने इशू किया है, तो आप यहाँ पर उसे आईटीसी रिवर्सल में शो करेंगे और आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में अराइज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट मंथ आपने 1,000 रुपये का सामान खरीदा था जिस पर 180 रुपये का जीएसटी था, तो आपने 180 रुपये का जीएसटी था तो आईजीएसटी वाले कॉलम में क्लेम किया होगा, लेकिन इस मंथ आप उसे माइनस कर देंगे अदर्स वाले सेक्शन में, वो रिवर्सल के तौर पे। अगर सेम ही मंथ आपने खरीदा और सेम ही मंथ आपने रिवर्स कर दिया, मतलब कहने का मतलब रिटर्न कर दिया, इसी मंथ आपने 180 रुपये का जीएसटी पे किया और वो आइटम आपने रिटर्न कर दिया सेम मंथ पे, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप क्लेम ही मत करिए कि भाई 180 रुपये आपने पहले उसको खरीदा था फिर उसको रिटर्न कर दिया तो बात जीरो हो गई, या फिर आप यहाँ पर 180 का क्लेम करिए और यहाँ पर फिर 180 माइनस कर दीजिए, तो अल्टीमेटली जो नेट आईटीसी होगा वो जीरो हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आईटीसी से रिलेटेड। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपने इस कोर्स में रजिस्टर किया है तो आप लाइव क्लास के दौरान या व्हाट्सएप के थ्रू भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। इसके बाद है टेबल नंबर 5, ये परचेज के बारे में है, लेकिन कौन सी परचेज? जो नॉन टैक्सेबल परचेज है, कोई एग्जेम्प्ट वाली परचेज है या फिर निल रेटेड है या फिर नॉन जीएसटी वाली है, तो वो आपको यहाँ मेंशन करनी है। अक्सर लोग मेंशन नहीं करते हैं, बट ये यहाँ पर मेंशन करना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप कोई आइटम परचेज आप उस पर कर रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि भाई कितने पे आपने आईटीसी क्लेम किया और कितनी परचेज आपकी एग्जेम्प्ट वाली थी। और ये जो इंटरेस्ट एंड लेट फी है इसके ऊपर आते हैं। देखिए, लेट फी तब कैलकुलेट होती है कि जब आप रिटर्न देर से फाइल करते हैं। अब रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या है पहले वो जान लेते हैं। देखिए, रिटर्न अगर ये मंथली बेसिस पे फाइल होती है तो जिनका टर्नओवर, 3 कैटेगरीज बना रखी है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, इफ इट इज अबव 5 करोड़, तो उस केस में उन्हें नेक्स्ट मंथ की 20th डेट तक अपनी GSTR 3B फाइल करनी होती है। लेकिन अगर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया। तो कैटेगरी ए, जो कि इन स्टेट्स के अंदर जो बिजनेस फॉल करते हैं, उन्हें 22 यानी कि अगले महीने की 22 तारीख तक रिटर्न फाइल करना होता है। और कैटेगरी बी बात करती है इन स्टेट के अंदर जो लोग होंगे उन्हें अगले महीने की 24 तारीख तक अपनी रिटर्न GSTR 3B को फाइल करना होता है। तो उसके हिसाब से हमें लेट फी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और वैसे लेट फी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है। तो पिछले महीने की जो लेट फी होगी वो इस महीने आएगी, इस महीने आप रिटर्न देर से फाइल करेंगे तो वो नेक्स्ट मंथ कैलकुलेट होगी। लेकिन लेट फी है कितनी? देखिए, अगर आपकी निल रिटर्न है और फिर भी आप देरी से फाइल करते हैं तो 20 रुपीज पर डे, यानी कि 10 रुपये सेंट्रल टैक्स और 10 रुपये स्टेट टैक्स आपकी लेट फी रहती है। अगर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी का मतलब है निल रिटर्न नहीं है, आपका आउटपुट टैक्स है, अगर चाहे अल्टीमेटली आपकी टैक्स लायबिलिटी आईटीसी के थ्रू सेट ऑफ हो जाए, लेकिन अगर आपका आउटपुट टैक्स है फिर भी आपकी जो टैक्स लायबिलिटी रहेगी वो 50 रुपीज पर डे के हिसाब से रहेगी, यानी कि 25 रुपीज CGST और 25 रुपीज SGST। अब इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होता है, वो हमें खुद कैलकुलेट करके यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर। अगर हम अपना आउटपुट टैक्स देरी से पे करते हैं, यानी कि हमें पिछले महीने हमने रिटर्न लेट फाइल करी, हमारी टैक्स लायबिलिटी थी और जितनी भी टैक्स लायबिलिटी थी वो हमने देरी से पे किया, तो जितना भी आपने डिले किया
तो 18% पर एनम के हिसाब से, यानी कि 12 महीने का 18%, यानी कि 365 दिन का 18%। तो फिर जितने भी दिन आपने डिले किया उतने दिन का आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको, और ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ये टैक्सेबल वैल्यू पे नहीं बल्कि टैक्स अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होता है, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा क्लेम कर लिया, सप्लायर ने अच्छा एक चीज और बतानी आपको रह गई कि जब भी हम अपना आईटीसी क्लेम करते हैं, एलिजिबल आईटीसी के अंदर जब हम ये ऑल अदर आईटीसी में आईटीसी क्लेम करेंगे, तो वी हैव टू मेक श्योर कि सप्लायर ने हमारा ये इनवॉइस है अपने रिटर्न के अंदर दिखाया हो। कौन सी रिटर्न में? जीएसटीआर 1 में। आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कैसे जीएसटीआर 1 फाइल करनी है। तो वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि सप्लायर ने दिखाया कि नहीं दिखाया, वो आप अपनी जीएसटीआर 2A में देख सकते हैं, वो भी हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो जितना भी सप्लायर ने अपना आपके इनवॉइसेस उसमें दिखाए हैं, तो 100% प्लस 10% आप एक्स्ट्रा उसका क्लेम कर सकते हैं। हो सकता है कि सप्लायर ने ना दिखाया हो, तो उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि आपका एक इनवॉइस था 1000 रुपए का परचेज का, जिस पर 180 रुपीज का जीएसटी आपने पे किया था, लेकिन सप्लायर ने आपका वो इनवॉइस दिखाया नहीं है। तो जितना भी आपका टोटल मान लेते हैं कि 2A के अंदर आपका जो टोटल टैक्स आ रहा है, जो आईटीसी आप क्लेम करने के लिए आ रहा है, मान लेते हैं वो 1000 रुपये आ रहा है, यानी कि सप्लायर्स ने सिर्फ 1000 रुपये का जीएसटी का अमाउंट दिखाया है। बहुत सारे बिल होंगे, तो 1000 रुपये का जीएसटी का अमाउंट था। अब आप कितना क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपने जब अपने परचेज के बिल देखे, आपके परचेज के बिल में जो जीएसटी का अमाउंट था वो 2000 रुपये का था। अभी सप्लायर्स ने कम इनवॉइसेस दिखाए हैं, तो आप 2A से मैच करेंगे, और 2A में जितना दिखाया आप मैक्सिमम उसका 10% एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हैं, यानी कि आप 1100 का जीएसटी क्लेम कर सकते हैं। उससे ज्यादा का क्लेम नहीं कर सकते जब तक सप्लायर अपने रिटर्न में नहीं दिखाएगा। तो ये नए प्रोविजंस हैं आईटीसी क्लेम करने के लिए। तो जब हम 2A देखेंगे, जीएसटीआर 1 हम देखेंगे, उसमें हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। कोई इनवॉइस छूट गया, कोई किसी में हमें कोई चेंजेस करना है, वो सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। जीएसटीआर 3 भी सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है, किस तरीके से आपको अपना टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। उसी तरीके से जो हम बात कर रहे थे, अगर हम इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, अगर आपने आईटीसी एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया, यानी कि आप एलिजिबल नहीं थे लेकिन आपने ज्यादा क्लेम कर लिया, तो आउटपुट टैक्स में तो 18% का इंटरेस्ट था। जितना भी आपने एक्स्ट्रा आईटीसी क्लेम किया है, 24% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपनी टैक्स लायबिलिटी, और वो आप इस इंटरेस्ट वाले टेबल के अंदर मेंशन कर सकते हैं। ये टीडीएस और टीसीएस क्रेडिट के ऊपर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। जब हम टीडीएस और टीसीएस वाले प्रोविजंस में आएंगे तब हम इसको समझेंगे। ज्यादातर टैक्स पेयर के लिए अप्लाई नहीं होता। ऐसे टैक्स पेयर जो ऑनलाइन सेल करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर उनका टैक्स डिडक्ट करते हैं, जो कि वो क्लेम कर सकते हैं अपनी टीडीएस और टीसीएस रिटर्न फाइल करने के बाद, और फिर वो यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। उस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो भी टीडीएस डिडक्ट करती है। गवर्नमेंट की एजेंसी से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी आपका पेमेंट पे जीएसटी के अंदर टीडीएस डिडक्ट करती है। तो ये सब हम टीडीएस और टीसीएस रिटर्न फाइलिंग के दौरान सीखेंगे। इसके बाद आपको अपने डेटा को सेव कर लेना है और आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, और वहां पर फिर आपकी टैक्स कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी कि आपको कितना सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी पे करना है। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, जो हमने लास्ट कुछ वीडियोस में दिखाया था कि किस तरीके से आप ऑफसेट करेंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी की आउटपुट टैक्स और इनपुट को, और आप वहां पर फिर अपना टैक्स पे कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसके अंदर हमने 3B की कैलकुलेशन देखी। यहाँ ये जितने भी टेबल्स हैं ये हमने समझ लिए। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आने वाले वीडियोस भी अलग अलग रिटर्न फाइलिंग के ऊपर आते रहेंगे।